राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मन की डोर। सुनीता जी अपनी बहू से कह रही थी कि ऋचा नेहा का 8वां महीना शुरू हो गया है और उसने मुझे अपने यहां बुलाया है। मैं सोच रही हूं उसकी डिलीवरी के समय मैं उसके पास ही रहूं। मैं तो चाहती थी कि नेहा यही हमारे पास आकर रहे और उसकी डिलीवरी भी यहीं हो, लेकिन डॉक्टर ने नेहा को अभी ट्रैवल करने से मना किया है, इसलिए वह यहां नहीं आ सकती, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तब ऋचा ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है। दीदी को इस समय आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप वहां जाइए, मैं यहां सब संभाल लूंगी। उसके बाद सुनीता जी जाने का दिन निर्धारित कर अपने बेटे विवेक से टिकट बनवाने को कहती है। सुनीता जी जाने की तैयारी कर ही रही थी कि जाने के ठीक 2 दिन पहले ऋचा के साथ एक दुर्घटना हो जाती है। वह बाथरूम में फिसल कर गिर जाती है, जिससे उसका एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। वह अस्पताल से व्हील चेयर पर बैठकर घर में आती है। तब विवेक अपनी मां से कहता है, मम्मी ऋचा की तबीयत इस समय बहुत खराब है और वह अपने काम भी ठीक से नहीं कर सकती, इसीलिए आपकी जरूरत यहां ज्यादा है। तो मैं आपकी टिकट कैंसिल करवा देता हूं, क्योंकि पता नहीं ऋचा को सही होने में कितना समय लगेगा। अभी आपका यहां होना ज्यादा जरूरी है। सुनीता जी ने सबके सामने तो कुछ नहीं कहा, पर उन्हें मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन ऐसे मौके पर वह कह भी क्या सकती थी। वह बड़े ही बेमन से अपनी बेटी नेहा को फोन करती है और कहती है कि बेटा मैं यहां नहीं आ सकती, क्योंकि ऋचा ने अपने हाथ पैर तुड़वा लिए हैं। मां की यह बात सुनकर नेहा एकदम घबरा गई और बोली, मां क्या हो गया? यह सब कैसे हुआ? अब ऋचा कैसी है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? उसके बाद उसने अपनी मां से कहा, हाँ मां आप वहीं रहो, इस समय ऋचा को आपकी ज्यादा जरूरत है। मैं यहां पर सब संभाल लूंगी। सुनीता जी सबकी बातें सुनकर यह सोच रही थी कि सभी को बस ऋचा की ही परवाह है। मैं क्या चाहती हूं, क्या सोचती हूं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। पता नहीं इस ऋचा ने पूरे घर पर क्या जादू कर रखा है, जो बस सब इसी के बारे में सोच रहे हैं। किसी तरह मन को बहलाकर सुनीता जी अचानक से अपने ऊपर आई घर की जिम्मेदारी संभालने लगी। एक रोज वह ऋचा के लिए नाश्ता लेकर गईं और नाश्ता देते हो उससे कहा, लो खा लो। कहाँ तो इस उम्र में मैंने सोचा था कि मेरी बहू मेरी सेवा करेगी। कहाँ मुझे अपनी बहू की सेवा करनी पड़ रही है। मेरे तो नसीब ही फूटे हैं जो मुझे यह सब करना पड़ रहा है। ऋचा बेचारी क्या बोलती, वह तो अपनी लाचारी पर पहले ही परेशान थी, इसीलिए चुपचाप वह अपनी सास के ताने सुनती रहती। एक दिन सुनीता जी ऋचा से कहती है, सुनो ऋचा 4:00 बजे पड़ोस में कथा है, मैं वहां जाऊंगी और 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। विनय उस वक्त वहीं बैठा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह अपनी मम्मी की बात सुनकर उनसे कहता है, पर मम्मी मैं तो उस समय ऑफिस में रहूंगा और घर पर कोई भी नहीं है। इस बीच अगर ऋचा को कोई जरूरत महसूस हुई तो वह कैसे हैंडल करेगी? तब सुनीता जी गुस्से में बोली, तो तू क्या चाहता है बेटा? मैं सारी दुनियादारी छोड़कर बस तेरी बीवी की सेवा करूं? हर जगह तो जाना छोड़ दिया है। इसकी वजह से मैं नेहा के पास भी नहीं गई और अब मुझे पूजा पाठ तो कर लेने दे। क्या कह रही हो मम्मी? आपसे ऋचा की हालत छुपी तो नहीं है। अगर ऋचा को ऐसे चोट नहीं आई होती तो आपको यह सब काम नहीं करने पड़ते। वह जानबूझकर तो आपसे काम नहीं करवा रही। विवेक की इस बात को सुनकर सुनीता जी वहां से गुस्से में उठकर चली जाती है। दिन ऐसे ही बीते गए और ऋचा ठीक हो गई। इस बीच में नेहा की डिलीवरी भी हो गई और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए।
उसके बाद एक रोज नेहा सुबह सुबह अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर अपने मायके पहुंच जाती है। उसे यूं अचानक देखकर सुनीता जी चौंक जाती है और बहुत खुश होती है और उसे पूछती है, अरे बेटे तुम वह भी अचानक, सब ठीक तो है ना? नेहा बोली, हाँ मम्मी सब ठीक है। वह मेरे B.Ed की परीक्षा की डेट आ गई है और मुझे कानपुर जाना है परीक्षा देने के लिए। तो जब मैंने ऋचा से बात करी तो उसने कहा, गुड़िया को यहाँ छोड़कर मैं चली जाऊं, इसीलिए मैं यूं अचानक आ गई। तब सुनीता जी ने कहा, बेटा तू जा, आराम से जा और अपना पेपर दे। गुड़िया को उसकी नानी आराम से संभाल लेगी। तू निश्चित होकर अपनी परीक्षा दे। तब नेहा बोली, मम्मी आप भी मेरे साथ ही चल रही है, क्योंकि इतनी दूर मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। आप चलेंगी तो मुझे साहस मिलेगा। एक तो नया शहर, ऊपर से मैं अकेली हूं। मैं कैसे जाऊंगी और कैसे हैंडल करूंगी? तब सुनीता जी बोलीं, अगर मैं भी चलूंगी तो फिर गुड़िया की देखभाल कौन करेगा? तब ऋचा बोली, क्यों मम्मी जी, उसकी मामी नहीं है क्या घर में? उसकी मामी उसे बहुत प्यार से देख लेगी, सब संभाल लेगी। तब सुनीता जी बोली, पर तुम अकेले घर के काम और गुड़िया को एक साथ कैसे संभालोगी? बच्चा संभालना इतना भी आसान काम नहीं है। तब ऋचा ने कहा, मम्मी जी काम तो कभी खत्म नहीं होंगे, पर दीदी को यह मौका फिर दोबारा आसानी से नहीं मिल पाएगा, और ऐसे मौके पर अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? और फिर एक ही दिन की तो बात है, मैं सब संभाल लूंगी। ऋचा की बात सुनकर सुनीता जी और नेहा जल्दी से तैयारी कर कानपुर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सुनीता जी अपनी बेटी नेहा से कहती है कि बेटा नेहा, हम वहां से चले तो आए हैं, पर मेरा मन घर पर ही लगा हुआ है। इस ऋचा का क्या भरोसा, अपना ख्याल तो रख नहीं पाती, तो गुड़िया का कैसे रखेगी? कभी भी गिरकर हाथ पर तुड़वा लेती है। पता नहीं उस नन्ही सी बच्ची को कैसे संभालेगी। हमें अपनी गुड़िया को ऋचा के भरोसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। नेहा आज के समय की बहुत ही समझदार लड़की है और वह अपनी भाभी से बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसे अपनी माँ की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और फिर नेहा बोली, मम्मी आप यह कैसी बातें कर रही हो? क्या कोई जानबूझकर गिरता है और अपने हाथ पैर तुड़वाता है? आप ऋचा के लिए कितना भला बुरा बोलती हो, पर आपको पता है वह बहुत समझदार है और आपका बहुत आदर भी करती है। उसे आपकी बहुत चिंता है। आपको पता है आपको मेरे साथ भेजने का प्लान भी ऋचा का ही था। जब मैंने ऋचा को अपनी परीक्षा की बात बताई तो उसने तुरंत ही यह कहा कि दीदी गुड़िया को मैं संभाल लूंगी और आप मम्मी को भी अपने साथ ले जाना। आपकी परीक्षा के बाद थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। मम्मी बेचारी मेरी वजह से कब से न जाने इस घर में कैद है। सच में उन्होंने मेरी इतनी सेवा की है कि मैं तो खुद को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली। सच मम्मी, खुशनसीब तो हम हैं जो हमारे घर में ऐसी लक्ष्मी आई है। ऐसी भाभी पाकर मैं तो धन्य हो गई। नेहा की बातें सुनकर सुनीता जी अपनी आंखें नीचे करके आंसू बहा रही थी। अपनी माँ का ऐसा उदास चेहरा देखकर नेहा ने बोला, क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे रो क्यों रही हो? तब सुनीता जी बोली, बेटा जब ऋचा का एक्सीडेंट हुआ था तब एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने उसे ताना ना दिया हो, उसे सीधे से खाना दे दिया हो। हर बात पर मैं उसे ताना देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि जब बहू सास की सेवा करे तो यह उसका दायित्व होता है, लेकिन सास बहू की सेवा करे तो वह उस पर बहुत बड़ा एहसान करती है। आज मुझे अपनी ही सोच पर बहुत शर्म आ रही है। आज मुझे समझ आ रहा है कि हम बेटी और बहू में अंतर करके बहुत बड़ी गलती करते हैं। अरे जब हम बेटी के काम अपनी इच्छा से और खुशी खुशी कर सकते हैं
तो बहू के काम क्यों नहीं करते? वह बच्ची भी तो अपना पूरा परिवार छोड़कर हमारे पास आती है, हमें अपने माता पिता का दर्जा देती है, हमसे रिश्ता बनाती है, हमारे लिए हर संभव काम करती है, हमारी सेवा करती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? नेहा बोली, मम्मी यह केवल आपकी बात नहीं है, मेरी सासू माँ की सोच भी यही है। उनकी बेटी बीमार पड़े तो वह सच में बीमार है, और मेरी बीमारी हो तो मैं नाटक कर रही हूँ। पता है मम्मी, यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, यह हर घर की समस्या है। हर सास अपनी बेटी का मोह तो कभी नहीं छोड़ पाती, और इसके चलते दूसरे की बेटी जिसको अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाती है, उसे अपने मोह के धागे से कभी लपेट ही नहीं पाती है, जबकि उस धागे को ज्यादा सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि आपकी बहू ही आपके दुख में सबसे पहले आपके पास खड़ी होगी, वही आपकी सेवा करेगी। अपनी बेटी को आने में तो वक्त लगेगा, और कभी-कभी 1 सेकंड की देरी भी बड़ी भयंकर दुर्घटना ला देती है। सुनीता जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। नेहा के पेपर देने के बाद वह तुरंत नेहा से बोली, हम अभी घर चलेंगे। और सबसे पहले घर पहुंचकर उन्होंने ऋचा को अपने गले लगाया। फिर बोली, मुझे माफ कर दो बेटा। अपनी सासू माँ के ऐसा कहने पर ऋचा बोली, माँ आप ऐसी बात क्यों कर रही है? तब सुनीता जी बोली, नहीं बेटा मुझे कहने दो, मैंने तुम पर तुम्हारी परेशानी के समय इतनी तानों की बौछार की, मुझे लगता था कि मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ, जबकि सच में तो उस समय तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और मैं अपनी सास होने के अहंकार में डूबी हुई थी। नेहा की सासू माँ यह सब बोलत जा रही थी, और उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अपनी सास को ऐसे दुखी होते देखकर ऋचा उनसे बोली कि माँ आपने जो कुछ भी कहा वह तो आपका हक बनता है, अब भला कौन सी सास अपनी बहू की सेवा करती है? सुनीता जी ऋचा की बातें सुनकर शर्मिंदा भरी नजरों से उसे देख रही थी। तभी ऋचा जोर से हंस पड़ी और सुनीता जी के गले लगकर बोली, मम्मी जी परेशान तो मैंने आपको खूब किया था, और मैंने अपनी हालत का थोड़ा फायदा भी उठाया, क्योंकि मेरे ठीक होने पर आपके हाथ का खाना तो मुझे मिलता ही नहीं, और मैंने उस समय में आपके हाथ के रोज-रोज नए-नए व्यंजन खाए थे, और मैं आपके हाथ का खाना खाने के लिए फिर से अपनी टांगें तुड़वा सकती हूँ। तब सुनीता जी बोली, टांग टूटे तेरे दुश्मन की, तुझे जब भी मेरे हाथ का खाना खाना हो मैं तुझे खिलाऊंगी, इसके लिए तुझे टांगें तुड़वाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनीता जी की बातें सुनकर तीनों हंसने लगते हैं, और सभी गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।